वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अंदर जो इकाई पस्ट है, इकाई जो खंड पस्ट है, उसके अंदर इकाई जो फोर्थ इकाई है, उसका जो अंतिम लेसन है आपके नाम से। अंतिम लेसन सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण का हम अध्ययन करेंगे। सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अपने ये 40 नंबर का मैटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम जो खंड ब है उसके अंदर भी वैसे ही 4 इकाइयाँ है जिनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण, जो इस इकाई का अंतिम लेसन है, जो इस भाग का अंतिम लेसन है, उसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय महिला आरक्षण का संविधान में उल्लेख कैसे किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। ये एक अवधारणा के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। सामाजिक न्याय किससे संबंधित है? इसकी बुनियाद, इसका जो आधार किससे पर निर्भर है? सभी मनुष्यों को समान मानने के पर निर्भर है ये, और संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। किसी भी व्यक्ति में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं हो। किसी भी व्यक्ति के साथ में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव नहीं हो, उसी से हम सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। वही सामाजिक न्याय है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना है, सामाजिक न्याय है। लिंग, धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी व्यक्तियों को समान मानना है, क्या है? सामाजिक न्याय है। समाज के सभी सदस्यों की क्षमताओं को समुचित विकास की अवस्था को समझना कहते हैं। समाज में सभी जो सदस्य निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, सभी प्रकार के व्यक्ति है, उनकी क्षमताओं का समुचित विकास करना ही क्या है? उस अवस्था को क्या, कि समुचित विकास है तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? कि सामाजिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय का अर्थ देखते हैं हम। सबसे पहले सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा व गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना। इसमें ये बताया गया है सामाजिक न्याय से क्या मतलब है, अर्थ क्या है इसका? समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी प्रकार के, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और सबको समता में समान समझा जाए, समानता का व्यवहार किया जाए, सब एकता से रहे और मानव अधिकारों की स्थापना करे और सभी मनुष्य के अधिकारों की स्थापना करना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना। सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, गरिमा को बनाए रखना ही क्या है? उनको महत्व देना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। ये मानव अधिकार और समानता की अवधारणा पर आधारित है। ये मनुष्य के अधिकार और समानता की अवधारणा पर आधारित कौन सा? सामाजिक न्याय। समानता है तो सामाजिक न्याय है, मानव अधिकार है तो सामाजिक न्याय है। समझ में आ गई बात? किसके, इसका आधार क्या है? मानव अधिकार और समानता, जिसका उद्देश्य क्या होता है? समता मूलक समाज की स्थापना करना, एक समान समाज की स्थापना करना। ये इसका उद्देश्य किसका है? सामाजिक न्याय का। इसमें एक चीजें लिखी गई है, जैसे हमारे देश के अंदर भारतीय समाज में जो जाति पर आधारित है सामाजिक न्याय में शब्द राजस्थान बड़ी रुकावट थी। हमारे यहाँ पे जो जाति पर आधारित जो भी व्यवस्था थी वो क्या थी? सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी रुकावट कौन कौन सी चीजें बताई? जाति, सामाजिक समता और राजनीति में रुकावट क्या थी? जाति पर आधारित जो भी था, जाति प्रथा पर आधारित हमारे देश के अंदर वो व्यवस्था थी, वो क्या है? सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। हमारे देश में महापुरुषों ने जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, लोक देवता बाबा रामदेव से लेकर महात्मा गांधी तक हजारों समाज सुधारक हुए। उन्होंने क्या किया? भारतीय समाज के भेदभाव पर आधारित सामाजिक ढांचे को सुधारने की कोशिश की, बढ़ती चेष्टा की। उन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो भेदभाव की भावना थी, रूढ़िवादी परंपरा थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया ताकि सामाजिक न्याय स्थापित हो सके, सभी समान समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। इन महापुरुषों ने
भेदभाव को समाप्त किया अपनी शिक्षाओं के द्वारा, उसने तो समाप्त करने की कोशिश की। जिन राज्यों में सामाजिक न्याय का भाव रहता है वहाँ युद्ध क्रांति रहती है। जिन राज्यों में सामाजिक न्याय का अभाव रहता है, ये सॉरी अभाव रहता है, वह युद्ध क्रांति बगावत विद्रोह की अधिक आशंका रहती है। तो सामाजिक न्याय राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिन राज्यों में सामाजिक न्याय नहीं है वह युद्ध व बगावत क्रांति हमेशा हो सकती है, उसकी आशंका जरूर रहेगी। जब व्यक्ति एक दूसरे को समान नहीं मानेंगे तो उन्हें विद्रोह और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, वही श्रेष्ठ शासकों ने अपनी गतियों में सामाजिक न्याय को मान्यता प्रदान की है। जो भी श्रेष्ठ शासक हुए उन्होंने अपने जो गतिविधियों में, अपने नियमों में सामाजिक न्याय को क्या दी है, मान्यता प्रदान की है। जिन राज्य और प्रशासकों ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया उनकी सत्ता हमेशा ऐसे डाउन हो रही है। कहने मतलब ये बेटा, सामाजिक न्याय राज्य के लिए, सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी जो शासक होते हैं, अच्छे से विद्वान शासक थे, उन्होंने क्या किया, सामाजिक न्याय की स्थापना की थी। उस नीति को भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका शासन स्थायी रहा, बहुत दिनों तक रहा। और जिन राज्य प्रशासकों ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को शामिल नहीं किया शासन में, सरकार निर्माण में, संविधान में, उनकी जो योजना में, तो वो क्या हो गया, वो सत्ता में से कह रही है अस्थिर रही है और कभी भी डाउन, मतलब वह स्थिर नहीं रह सकी। वो हमेशा एक कभी भी विद्रोह का शिकार हो सकती थी, बगावत हो सकती थी। ये स्थिति उस समय रही। सामाजिक न्याय की बात करते हैं हम। आगे हम देते हैं भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं के लिए एक सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु संविधान की उचित व्यवस्था करना उनकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता में से एक थी। हमारा देश जब विदेशी शासन, ब्रिटिश शासन के अधीन था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इसमें सामाजिक न्याय को शामिल किया। क्यों किया? क्योंकि वो शासन को स्थायी रखना चाहते थे संविधान, ताकि कभी वो डावाडोल स्थिति में शासन नहीं रहे। संविधान का पालन करने के लिए सामाजिक न्याय उसके अंदर होना आवश्यक था, तो उसी की व्यवस्था उन्होंने की थी। ये महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी संविधान निर्माण के समय। सामाजिक न्याय संविधान में जोड़ा जाएगा और जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति देश के, भीमराव अम्बेडकर हमारे जो कानून मंत्री, विधि मंत्री भी थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया, उन महान व्यक्तियों ने हमारे भारतीय लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना को सबसे महत्वपूर्ण माना था। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण किसको माना था? सामाजिक न्याय को सबसे महत्वपूर्ण माना था। लोक कल्याण के राज्य के लिए सामाजिक न्याय होना सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। ठीक है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? सामाजिक न्याय। अरे जब हम समान नहीं रहेंगे तो किस प्रकार हम शासन कर सकते हैं, किस प्रकार एक दूसरे पे हम विश्वास कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का उल्लेख है। हमारे देश की संविधान प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्यायों का उल्लेख किया गया है। अपने आप में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण दर्शन है। उसमें लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने का लक्ष्य लिखा हुआ, उसमें वो अपने आप में लक्ष्य प्राप्त करने का महत्वपूर्ण दर्शन लिखा हुआ है। तो हमारे संविधान प्रस्तावना में ये चीज़ें शामिल है। सामाजिक न्याय शामिल प्रस्तावना में। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 38, हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 38 है, जो अनुच्छेद 36 से 51 में राजनीतिक तत्व है। उन्हीं में से एक अनुच्छेद 38 राज्य के नीति निर्देश तत्व आएंगे भाग 4 के अंतर्गत, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो उन्हीं 36 से 51 के बीच में 38 अनुच्छेद भी आ गया। तो उसने क्या लिखा है? न्याय की साधन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को प्रमाणित करे। भरसक कार्य साधन के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श को कल्याण के आदर्श के भिन्न माना गया है। अब मैंने आपको बताया क्या करेगा? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राज्य जीवन की सभी संस्थाओं को प्रमाणित करे।
उनमें शामिल हो, कार्य साधन का विस्तार न करे, उनके कार्य के रूप में, कार्य के साधन के रूप में किसको शामिल किया गया है? सामाजिक न्याय को। और उनके कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। किसका? सामाजिक न्याय के कल्याण की उन्नति का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। इस अनुच्छेद में भारतीय संविधान न्याय के आदर्श को कल्याण के आदर्श से भिन्न माना है। जो सामाजिक न्याय का आदर्श है उसको कल्याण से भी भिन्न माना है, आदर्श से भिन्न माना गया है। अगर हम सामाजिक न्याय को शामिल करते हैं तो लोक कल्याण की भावना अपने आप ही पनप जाएगी, अपने आप ही पनप जाएगी। सामाजिक न्याय की प्रकृति कैसी है? नेचर ऑफ सोशल जस्टिस, इसके बारे में, इसका रूप ये कहाँ का है, इसका स्वरूप किस किस में विद्यमान है, हमारे देश में से कौन सा स्वरूप है, इसका नेचर कैसा है, वो सब हम देखते हैं। सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को विकास से पूर्ण अवसर सुलभ हो। इसमें बताया गया है भाई सामाजिक न्याय का अभिप्राय क्या है? एक नागरिक दूसरे नागरिक के मध्य सामाजिक किसी प्रकार भेद नहीं करे, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक देश में रहने वाला एक दूसरे से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, किसी प्रकार का अंतर नहीं करे, और सभी को क्या हो, प्रत्येक व्यक्ति को विकास से पूर्ण अवसर उपलब्ध होने चाहिए। वो क्या है? सामाजिक न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को विकास पूर्ण अवसर, निम्न वर्ग उच्च वर्ग सबको समान अवसर मिलना है, वो क्या है? सामाजिक न्याय की प्रकृति में है। सामाजिक न्याय का अर्थ भी मैंने पहले बताया था, वो एक बार देख लो, उसमें भी परिवर्तन, इसमें परिवर्तन देखो। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेदभाव ना हो, ये इसी परिभाषा है। जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं हो, वही क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय कहलाएगा। क्योंकि समाज में ऐतिहासिक विकास क्रम में अनेक कारणों से उपयुक्त आधारों पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेद पनपने लगता है। अरे इस ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुसार समाज में व्यक्ति के बीच भेद अवश्य पनपने लगता है धीरे धीरे। इससे समाज में असमानता, अन्याय की स्थिति पैदा हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति में क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक विकास क्रम के आधार पर व्यक्ति में क्या हो जाएगा? भेद उत्पन्न होने लग जाएगा और समाज में असमानता, अन्याय की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में सामाजिक असमानता एक यथार्थ बनकर उपस्थित होती है। अतः सामाजिक न्याय की प्रस्तावना, सामाजिक न्याय की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया। राज्य को भेदमूलक न्याय को अपनाना पड़ता है, और राज्य को भेदमूलक न्याय जानते हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने वाला न्याय। अमीर गरीब जो भी है उनको समान न्याय मिले, वो व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा। इन असमानता, अन्याय की स्थिति पैदा नहीं हो, इसीलिए राज्य क्या करेगा? भेदमूलक न्याय को अपनाएगा, जिसके अंदर न्याय की मांग, समानों के साथ समान व्यवहार। महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, समानों के साथ समान बर्ताव, असमानों के साथ असमान बर्ताव, यानी सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार, असज्जनों अत्याचार से अत्याचार का व्यवहार। समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान बर्ताव करना है क्या है? सामाजिक न्याय की मांग है। ये व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा की जाएगी। राज्य भी ऐसा ही करता है। विद्वान व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार और जो शिक्षित है उसको उस हिसाब से राज्य की कार्य प्रणाली में, राज्य में स्थान प्राप्त होता है, उसकी प्रसिद्धि प्राप्त होती है, और अपराधी को उसी हिसाब से उसको स्थिति प्राप्त होती है। ये सब बातें होंगी। समान समान व्यवहार किया जाएगा। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 में राजनीतिक तत्व है। संविधान के भाग 3 के अंदर क्या है? मौलिक अधिकार, और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार पूरे आएंगे, 36 से 51 निर्णय तत्व आएंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 में सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के विविध उपाय लिखें। हम सामाजिक न्याय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सामाजिक न्याय को प्राप्त कर लेंगे संविधान में, देश में कैसे वो उसका विकास हो सकता है, उसके बारे में हमारे संविधान में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? भारतीय सभी नागरिकों विधि के समक्ष समता और अधिनियम के अंदर समान सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया कि कानून की नज़र में सब समान है, कानून किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब है
एक अपराधी व्यक्ति अमीर वर्ग का है, एक अपराधी व्यक्ति गरीब वर्ग का है, तो दोनों का समान अपराध हो तो उनको समान सजा ही दी जाएगी। ये नहीं अमीर व्यक्ति को कम सजा दी जाए और गरीब व्यक्ति को, निम्न व्यक्ति को ज़्यादा सजा दी जाए। वह विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? धर्म, मूलवंश, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव विभेद का निषेध किया जाना क्या है? सामाजिक न्याय के प्राप्त करने के प्रमुख साधनों में है। हमें धर्म, जाति, मूलवंश, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करना है किसी। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होना। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा गया है? जो भी राज्य की सरकारी पद है, जो भी सरकारी राज्य के पद है, उसमें नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अवसर प्रदान किया जाएगा। ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि निम्न वर्ग का है, यह उस वर्ग का है, ये निम्न जाति का है, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर योग्यता है निम्न वर्ग के व्यक्ति को तो वो भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अगर योग्यता है निम्न व्यक्ति के व्यक्ति में तो वो भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो नागरिक राज्य कभी भी नागरिकों को भेदभाव नहीं करेगा राज्य पदों के लिए और समान अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का आमतौर पर अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत को समाप्त करना। हमारे देश में जो निम्न वर्ग था पहले, उनकी बहुत बुरी स्थिति थी, उनके साथ उनको बुरी गलत नजरों के साथ में उनको एक तरीके से घृणा की नजरों से देखा जाता था। उनके साथ समाज में उनको अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था। उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। बेटा, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको समाज से अलग रखा जाता था। तो इन सब से दूर करने के लिए सरकार ने कानून बना दिया कि हम कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसके अधिकारों में हनन करता है, उसे स्वतंत्रता को हनन करता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, तो अस्पृश्यता के अनुच्छेद 17 के तहत अब उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अस्पृश्यता कानून, इसमें सजा का प्रावधान भी और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? समानता स्थापित करने के लिए, भेदभाव, जाति प्रथा का भेदभाव समाप्त करना, इस संकीर्ण विचारधारा समाप्त करने की बात करता है। सामाजिक न्यायिक प्रगति के अंदर अनुच्छेद 23 में आप बात करते हैं, 23 पृष्ठ के अंदर उसमें लिखा है बानव के पढ़ने और बलात्कार का बेगा पर रोक लगा दी गई। मनुष्य के साथ जो जबरदस्ती श्रम कराया जाना, जो प्राचीन काल में जो प्रथा थी, जमींदारी प्रथा ये थी, उसमें बेगार ले जाती थी। उसके अंदर क्या होता था? सभी व्यक्तियों को जबरदस्ती खेत में काम कराया जाता था, उनसे बलात्कार करवा जल्द एक तरीके से सभी व्यक्तियों के सभी जो भी व्यक्ति थे उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। उस समय के जो लोगों के साथ, अमीर लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते, जमींदार लोग करते थे, उसको रोकने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 23 की व्यवस्था कर दी है। उसमें क्या बताया गया है? मानव के पुण्य बलाश्रम बेगार पर रोक लगा दी। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के कार्य करा लेना, तो उसको रोक लगा दी गई है। फिर आता है अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया कारखानों आदि में बच्चों से काम कराने, बाल श्रम में रोक लगाना। जब ये इस सब उससे पहले जब अनुच्छेद 24 नहीं था, ये किससे संबंधित है? छोटे बच्चों के खिलाफ। छोटे बच्चे जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले उनकी उम्र होती है, उस उम्र में उनसे शारीरिक परिश्रम, कठोर परिश्रम करवाना, कारखानों में उनको काम पे रखना, वो क्या था? बाल श्रम। उस पर रोक लगा दी गई सरकार ने। और जो भी मालिक, जो भी उद्योगपति, जो भी कंपनी का मालिक, किसी कारखाने का मालिक अगर किसी बच्चों से कार्य कराता है, शादी कराता है, तो अनुच्छेद 24 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसको सजा हो सकती है। और बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने योजनाएं बना दी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करवा दिया, 86वां संविधान संशोधन 2002 पारित करवा दिया। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो किसी प्रकार के बच्चे को उसके माता पिता जो भी है
शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, उसको बाल श्रमिक नहीं बना सकते हैं। अगर जबरदस्ती बाल श्रमिक बनाते हैं तो माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कानून किससे संबंधित? सामाजिक न्याय संबंधित है। अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29-30 में क्या व्यवस्था की गई है? उसमें शिक्षा और संस्कृति संबंधित सामाजिक न्याय के सोपान है। शिक्षा और संस्कृति संबंधित सामाजिक न्याय क्या है? उसमें सोपान है। तो उसके अंदर शिक्षा संस्कृति क्या है? सामाजिक न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान ने नागरिकों को कुछ अवस्था में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया है। 29-30 का मतलब होता है कि सभी को शिक्षा और संस्कृति को बचाना और संसदीय शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय हम प्राप्त कर सकते हैं। संविधान में नागरिकों को कुछ अवस्था में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया गया। संविधान में नागरिकों को काम, शिक्षा और क्या नाम से लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। इन अनुच्छेदों के द्वारा हर व्यक्ति को सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी, शिक्षा की व्यवस्था कर रही है और लोक सहायता भी आप प्राप्त कर सकते हो। अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्य को तय सौंपाया कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 में क्या कहा कि श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध, अगर श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी किसके द्वारा प्रबंध की जाएगी? राज्य के द्वारा प्रबंध किया जाएगा अनुच्छेद 43 के तहत। तो ये जो अनुच्छेद मैंने आपको बता रहा हूँ ये संविधान में उल्लेखित है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे देश में सामाजिक न्याय को, आर्थिक न्याय को और महिला आरक्षण को कानूनी रूप प्रदान किया गया, संवैधानिक रूप प्रदान किया है, जिसका पालन हमें करना है, संविधान में शामिल किया गया है। देखिए, नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता, समान व्यवहार संहिता जानते हो, सभी नागरिकों से समान व्यवहार किया जाएगा, किसी प्रकार का राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैंने भी श्रमिकों के लिए मुझे बात की तो उसमें वो बात भी आ जाती है। और एक चीज़ और आती है इसके अंदर, जैसे मान लो कभी स्थिति ऐसी खराब हो, व्यक्ति कार्य पर नहीं जा पा रहा है और क्या नाम से उसकी क्या हो रहा है, जैसे अभी वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति है, तो बड़ी जो कंपनियां जो भी होती है, जो जिस फर्म कारखाने होते हैं वहाँ जो मजदूर काम करते हैं तो उनको वहाँ की जो मालिक है उसके द्वारा सहायता प्रदान करना उसका कर्तव्य है। उनकी मजदूरी का प्रबंध करना पड़ेगा उसको, मालिक को। नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता, प्रत्येक नागरिक के लिए समान व्यवहार स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 44 के तहत सभी नागरिकों को समान माना जाएगा। अनुच्छेद 45 अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा और असंगठितों की उन्नति। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति ST/SC तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा और असंगठितों की पूर्ति करने के लिए सरकार का प्रयास किया है सरकार ने। अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए सरकार शिक्षा के लिए इनके लिए क्या करती है पता है आपको? छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है, स्कॉलरशिप प्रदान करती है, तो वो व्यवस्थाएं करती है। अनुच्छेद 47 में क्या लिखा है? आहार पुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने का सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति जो भी नागरिक है उस देश के उनके आहार पुष्टि तल जीवन को ऊंचा करने का कार्य सरकार द्वारा योजना द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरियों का, हॉस्पिटलों का निर्माण कराने का कार्य किसका है? राज्य का है, सरकार का है। अब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भारत के संविधान के अंदर स्थापित अनुच्छेद 21 के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो बाद में संविधान में पहले से स्थापित अनुच्छेद 21 है उसमें क्या जोड़ा गया है और सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने में क्या है? एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये जो अधिनियम बनाया गया है 86वां, ये शिक्षा संबंधित है। 6 वर्ष से 14 वर्ष का प्रत्येक बालक बालिका उसका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। किसी भी सरकारी निजी शिक्षण संस्थान की, सरकारी स्कूल की मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की,
उसमें गरीब और निर्धन व्यक्ति है उसको भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। और ये उसका मूल अधिकार माना जाता है, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये अनुच्छेद 4, ये अनुच्छेद 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। जो अनुच्छेद है ये 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया, इसको लागू कर दिया गया। ये सामाजिक न्याय की प्रकृति हो गई। आगे हम देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? किसी भी समाज में पूर्ण रूप से आर्थिक न्याय व आर्थिक समानता की स्थापना करना संभव नहीं है। हम पूर्ण रूप से आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं कर सकते हैं, कुछ असमानताएं तो रहती है। आर्थिक न्याय करते आर्थिक असमानता को समाप्त करना नहीं है बल्कि कम करना है। तो विद्वानों ने इसकी अर्थ क्या बताया? आर्थिक असमानता को समाप्त करना नहीं है, इसका आर्थिक न्याय का मतलब, बल्कि कम करना है। क्या है? आर्थिक न्याय है। असमानता को कम करना है, क्या है? आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य आर्थिक असमानता को कम करना है। आर्थिक असमानता को क्या करना है? कम करना है। समाज में व्यक्ति की आय संपत्ति में विषमता नहीं होनी चाहिए जिससे कि सामाजिक विषमता उत्पन्न हो जाए। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक अन्याय व आर्थिक अन्याय के हर तत्व युग में हर क्षेत्र में विद्यमान है रहे हैं। भाई देखो इसमें क्या बताया गया है, विषमता तो रहती है मगर तो हम कम कर सकते हैं। और अन्याय आर्थिक अन्याय तथा युग में विद्वान थे और रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको कम करना है। क्या है? आर्थिक न्याय है। और इससे पहले इससे आगे देखिए, मार्क्सवादी राजनीतिक चिंतन में इतिहास की व्याख्या आर्थिक भौतिकवाद सिद्धांत के आधार पर करते लिखा है। उन्हें इतिहास की व्याख्या में क्या क्या आर्थिक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर लिखा है कि हर युग में आर्थिक स्थिति का समान दो वर्ग पाए जाते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीबों को शोषित करने वाला। आप समझ में आ गई मेरी बात? आपके ध्यान से कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या आर्थिक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर की है। तो उसने दो वर्ग बताया समाज में, एक अमीरों का प्रतिनिधित्व करता है वह अमीर वर्ग, और दूसरा गरीबों का करता है शोषित वर्ग है। तो वो सब क्या है बेटा? मार्क्सवाद में भी वही व्याख्या के दो वर्ग होते हैं। मगर हम उसको क्या कर सकते हैं? असमानता को कम करने के लिए थोड़ा सवाल के लिए कम कर सकते हैं। ये शुरू से आर्थिक न्याय की जो स्थिति शुरू से ही है। भारतीय विभिन्न राज्यों में बढ़ती आर्थिक विषमता शुरू से ही है। भारतीय विभिन्न राज्यों में बढ़ती आर्थिक विषमता के कारण नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, तस्करी व आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ विकसित हुई है, जो भारतीय एकता घटना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखो ध्यान से, हमारे देश के अंदर जो हमारा देश है उसमें आर्थिक विषमता के कारण क्या क्या स्थिति हो गई। देखो इससे नक्सलवाद स्थिति होती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा साइड में। आंध्र प्रदेश दंतेवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सलवाद समस्या क्या है। नक्सलवाद आप नहीं समझते थोड़ा बताऊँ। ये एक हिंसक संगठन होते हैं, हिंसा इनका कार्य होता है, हिंसा अत्याचार करना। ये क्या कहते हैं? मांगे मनवाने के लिए, विषमता समाप्त करने के लिए क्या कहते हैं? अपनी अभाव को समाप्त करने के लिए हिंसा का रास्ता बनाते हैं। भ्रष्टाचार जानते हो, पैसे से कार्य करना, रिश्वतखोरी होती है, जैसे कोई अधिकारी किसी से रिश्वत लेना, ये सब चीज़ इसमें है। राजनीतिक अपराधीकरण का प्रवेश भी क्या है? आर्थिक विषमता का कारण ही है। वो आर्थिक विषमता है तभी तो लोग राजनीतिक अपराधीकरण की स्थिति होती। कैसे? उदाहरण समझो आप, एक बड़ा जैसे राजनीतिक नेता, जो भी नेता जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए वो क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए वो क्या कहते हैं? राजनीतिक अपराधी प्रवृत्ति अपना लेते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के द्वारा राजनीतिक अपराध की स्थिति पैदा कर देते हैं उन्हें चरित्र के द्वारा। तो हिंसा का सहारा लेते हैं, हत्या, हिंसा सब कुछ किसमें होता है? राजनीति में हो जाना। राजनीतिक अपराधों को पढ़ना है, क्या कहलाए? राजनीतिक अपराधीकरण। तस्करी होती है, जैसे किसी मनुष्य को, जैसे हम बिक्री करते हैं किसी चीज़ को तस्करी करना, बाहर चीज़ मंगाना बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के, बिना टैक्स के, वो सभी स्थितियाँ कैसे विकसित होती है? आर्थिक विषमता के कारण।
और आतंकवाद आप सभी जानते हो, आतंकवाद दुष्प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय अनिवार्य शर्त है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए आर्थिक क्या है? न्याय अनिवार्य शर्त है। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? आर्थिक न्याय का अर्थ देखिए, सबसे पहले आर्थिक न्याय से तात्पर्य धन संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के मध्य विभेद की स्थिति की दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक आर्थिक न्याय तात्पर्य है कि धन संपत्ति के आधार व्यक्ति के मध्य क्या विभेद यानी भेदभाव की स्थिति खड़ी नहीं होना है, क्या है? आर्थिक न्याय है। अब देखिए साधारण शब्दों में आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक क्षेत्र न्याय, साधारण शब्दों में आर्थिक न्याय क्या है? देखिए, किसी राज्य या समाज में आर्थिक शक्ति या स्रोतों का मान संपदा का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है, उसमें आर्थिक अन्याय या आर्थिक असमानता संज्ञा दी जाती है। मैंने इसमें बताया आपको कि आर्थिक शक्ति स्रोतों का मान संपदा का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होना है, क्या कहलाएगा? आर्थिक न्याय कहलाएगा। आर्थिक अन्याय क्या होगा? मान से न्यायपूर्ण वितरण नहीं होना। आर्थिक शक्ति और स्रोतों का समाज में न्यायपूर्ण वितरण नहीं होना है, क्या है? आर्थिक न्याय है। इसमें आर्थिक असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब वितरण न्यायपूर्ण नहीं होगा तो आर्थिक अन्याय, आर्थिक असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रत्येक समाज और राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय है। महत्वपूर्ण बात समझिए, प्रत्येक समाज राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण ही क्या कहलाएगा? आर्थिक न्याय। यह आपको समझ में आएगी बात। जो भी राज्य के द्वारा संसाधन है तो उसको सबको समान रूप से बांट देना, वितरण कर देना ही क्या है? आर्थिक न्याय। जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सके। आज भी ऐसी स्थिति हो रही है, गरीबों के पास अभाव स्थिति है, जो गरीब वर्ग, बीपीएल वर्ग, जिनके लिए सरकार क्या कर रही है? राशन योजना, महानरेगा योजना, 100 दिन का रोजगार, आवास योजना, कई योजनाएं कर रही है। तो इसके द्वारा क्या करना चाहती है सरकार? ये चाहती है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक गरिमामय जीवन जी सके। दूसरे शब्द में आर्थिक न्याय से प्राय समाज में सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होना। समाज में सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होना है, क्या है? आर्थिक न्याय है। पंडित नेहरू के शब्दों में क्या लिखा है? नेहरू जी कह रहे हैं, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र कोई आर्थिक महत्व नहीं है, तो आर्थिक न्याय बहुत आवश्यक है। नेहरू जी ने कहा था, प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र कोई आर्थिक महत्व नहीं है, पहले उसकी भूख मिटानी है, उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, फिर लोकतंत्र का अर्थ है। समझ में आई बेटा? अब देखते हैं इसके आगे, भारतीय संविधान और आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान और आर्थिक न्याय में क्या लिखा है? देखो ध्यान समझो इसको। भारत में आर्थिक न्याय की परिक्रमा को व्यवहार में सफल बनाने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश के संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों के संबंध में समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने क्या किया गया? जो भी अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि जो सरकारी नौकरियां राज्य द्वारा प्रदान किए जाते राजकीय पद है, उसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर जैसे एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो निम्न जाति के लोग हैं, सभी के साथ अगर वो योग्य है तो उनको भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। उनको भी क्या किए जाएंगे? अवसर प्रदान किए जाएंगे, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 स्पष्ट में 6 में प्रावधान नागरिकों को प्रति व्यापार या आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 स्पष्ट 6 में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त करने का सभी को अधिकार प्रदान किया गया है। सभी को क्या किया गया? अधिकार प्रदान किया गया है। तो कोई सा व्यवसाय नागरिक अपना सकता है, मगर वो कानून रूप से लीगल होना चाहिए, वो अवैध गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप देखते हो आज कोई किस प्रकार कार्य कर रहा है, कोई कौन सा कार्य कर रहा है, तो
कैसे भी अपने आजीविका प्राप्त कर सकता है। किसी प्रकार से अपने रोजगार प्राप्त करने का अनुच्छेद 19 में उसको प्रावधान किया गया है। भारत की विविध पंचवर्षीय योजनाएं भी आर्थिक न्याय की स्थापना की प्रमुख चेष्टा रही है। हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी वो भी क्या थी, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का प्रमुख साधन रही थी। आर्थिक न्याय प्राप्त करने क्या रही थी, प्रमुख साधन रही थी। इसके अलावा देखेंगे हम आगे, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित अन्य अनुच्छेद 36 51 तक उद्देश्य न्याय से अनुप्रमाणित एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। संविधान के भाग 4 में वर्णित अन्य अनुच्छेद 36 51 तक में क्या उल्लेख किया गया है, ये नीति तत्व संबंधित है। इससे संबंधित नीति तत्व से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया, भाग 4 के अंदर नीति तत्व में बताया गया है कि नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना ही आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 39 49 में कहा गया है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की प्रावधान करते हैं ताकि जो गरीब है किसी कारण से मुकदमे के दौरान अपना पक्ष न्याय में नहीं रख सकते हैं, उनके लिए सरकार करते हुए कि उन्हें सरकारी खर्च में वकील उपलब्ध कराए। अनुच्छेद जो 39 है उसमें क्या कहा गया है कि जो गरीब है, जो बिल्कुल गरीब है, तो उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए पीएल जनित याचिका जारी की जा सकती है और उन्हें बिना खर्चे में सरकारी वकील उपलब्ध कराना क्या ये भी किससे संबंधित है, आर्थिक न्याय से संबंधित है। जो अनुच्छेद ये भी किससे संबंधित है, आर्थिक न्याय, क्योंकि उनको वो अधिकार मिलने जो उनको चाहिए, उनको भी कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 39 के और 39 ख के प्रावधान में आर्थिक न्याय संबंध है, तो 39 के और 39 ख भी किस संबंधित है, आर्थिक न्याय से संबंधित है। अब देखिए भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, क्या क्या आवश्यक व्यवस्थाएं कर रखी है वो देखते हैं। आर्थिक विषमता, इससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विगत 70 वर्षों में गरीब की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ। जो गरीब है उसकी स्थिति में सुधार अवश्य हुआ, लेकिन भारत में गरीबी और अमीरी के मध्य अंतर लगातार बढ़ रहा है और भारत में गरीबी अमीरी का अंतर क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके द्वारा भारत में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का प्रभाव भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही का प्रभाव बढ़ रहा है। और इसके अलावा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का नौकरशाही, अपराधिक गठजोड़ के कारण आर्थिक विषमता खाई निरंतर गहरी होती जा रही है। भारत सरकार को आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए निम्नलिखित ठोस और प्रभावशाली व्यवस्थाएं स्थापित करनी होगी। आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार ने जो ठोस प्रभावशाली व्यवस्थाएं स्थापित की है वो देखो, शुरू से नंबर 1 देखते हैं, आर्थिक विषमता दूर करना। सबसे पहले आर्थिक विषमताओं को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। सेकंड है असीमित संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना। बहुत ज़्यादा संपत्ति है उसको कम करना, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है टैक्स के द्वारा। और नेक्स्ट है प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करवाकर उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो भी नागरिक है उसको क्या कराना, रोजगार देना कार्य किसका है, सरकार का। तभी आर्थिक न्याय की हम प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम आर्थिक न्याय को सच्चे रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार योजनाओं के द्वारा रोजगार उपलब्ध करा रही है, JRY जवाहर रोजगार योजना, महानरेगा योजना, कई योजनाएं सरकार के द्वारा। तो उनका वो सरकार जो प्रयास करिए किसके लिए, आर्थिक न्याय के लिए। धन का उचित वितरण किया करना चाहिए, धन का जो अर्थव्यवस्था में धन का उचित वितरण करना, उनका उचित वितरण करना किस संबंधित है, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्था संबंधित है। गरीबों के कल्याण की नवीन योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना, गरीबों के कल्याण की नई योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना किस संबंधित है, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्था है। नेक्स्ट है प्रभावशाली कर प्रणाली की स्थापना व कर प्रणाली में सुधार करना। कर प्रणाली में सुधार करना भी किससे संबंधित है, आर्थिक न्याय की स्थापना से आवश्यक व्यवस्था संबंधित है। नेक्स्ट है राजनीतिक आधार पर आरक्षण न देकर आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था करना। पता है आपको आरक्षण किसके आधार पर दिया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पर। जो गरीब है, निम्न वर्ग है, आर्थिक स्थिति खराब है, उनको सरकार आरक्षण के द्वारा उनको अवसर प्रदान कराए।
राजनीतिक के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर। अभी आर्थिक श्रवणों का आधार आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, तो किसके आधार पर दिया जा रहा है? आर्थिक स्थिति के आधार पर। जो अभावग्रस्त वर्ग है उनको सुविधाएं देना, उनको आरक्षण प्रदान करना ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वो होता है आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्था में भी शामिल है। अब है आर्थिक न्याय की वस्तु स्थिति, लास्ट में आएगा आर्थिक न्याय की वस्तु स्थिति। भारत आज विश्व का सबसे तेज विकास दर वाला देश बन गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत की विकास दर 7.6% थी, जो चीन की 6.7% विकास दर से आगे थी। यानी जो भारत की विकास दर थी वो क्या थी उस समय 2015 में काउंट की गई 7.6%, जो चीन से 6.7% से बहुत ज़्यादा आगे थी। तो विश्व का सबसे तेज विकास करने वाला देश कौन सा है? बढ़ रहा है भारत, तेज से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा देखिए भाई, विमुद्रीकरण के कारण एक बार थोड़ी सी गिरावट आई थी, विमुद्रीकरण की स्थिति में आई, लेकिन ठोस निर्णय से आगामी वर्षों में बात की ये विकास दर 8 से 9% हो सकती है, प्राप्त कर सकता है। तो भारतीय बढ़ती विकास दर देश की गरीबी चुंगल निकालने अवश्य मददगार होगी। जो भारतीय विकास दर बढ़ती विकास दर किसको दूर करेगी? गरीबी। जो भारत गरीबी के चुंगल में जकड़ा हुआ है ना, उसको कैसे हम निकालेंगे? विकास दर को बढ़ाकर। हमारे देश की विकास दर 8-9% हो सकती है। और इसके अलावा अच्छी विकास दर के बावजूद देश में आर्थिक विषमता के कारण उपजी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो जो अच्छी विकास दर के कारण देश में आर्थिक विषमता के कारण उपजी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आर्थिक न्याय के सच्चे मायने में तभी हो सके जब आर्थिक विकास समुचित लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे। भारत के गाँव जहाँ लगभग 65% जनसंख्या निवास करते हैं, अभी भी विषम गाँव जूझ रहे हैं। हमारे देश की ज़्यादा जनसंख्या जो है 65% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, वहाँ भी सुविधाएं नहीं है, और वो किससे जूझ रही है? गरीबी से जूझ रही है, अभाव से जूझ रही है। तो उनका विकास भी हमें करना है, तभी हम आर्थिक विकास दर को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। इसका अगला पार्ट हम आगे देखेंगे।